जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, आज जो है ना वो हम मॉड्यूल नंबर 12 करने लगे हैं। और ये जो है ना मॉड्यूल बिल्कुल वो जो पीछे वाला मॉड्यूल था ना 11वां, वो जो था उसी तरह का है ये भी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना इस मॉड्यूल के अंदर भी कुछ थ्योरी जो है वो हमने देखनी है, ठीक है? और यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है ना और ऑपरेटिंग लिवरेज वो क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद ये है कि आप ऐसे सोर्सेस से फाइनेंस करवाओ अपने पैसे को जिनके ऊपर आपको फ़िक्स कॉस्ट देना पड़े। तो इससे मुराद तो यही हुआ कि आपने यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग करनी है जिसके ऊपर आपने फ़िक्स जो है ना वो कॉस्ट देनी होती है, ठीक है? तो इससे भी वो कहता है कि फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होता है, यानी कि आपका पैसा जो है ना, कंपनी की वैल्यू जो होती है ना, फ़र्म की जो वैल्यू होती है और जो आपकी वेल्थ होती है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप फ़िक्स फाइनेंशियल जो कॉस्ट है ना वो वाले सोर्सेज से आप क्या करते हो, फाइनेंस करवाते हो पैसे को। दूसरे नंबर पे है जी ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज दरअसल आपके रोज़मर्रा के जो बिज़नेस में एक्टिविटी हो रही होती है ना, उन एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसे एसेट का इस्तेमाल किया जाए जिनके ऊपर कॉस्ट फ़िक्स देना पड़े। तो उससे भी आप जो है वो अपने जो है वो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, सेल्स को बढ़ा सकते हो। जब मैं प्रॉफिट सेल्स की बात करूँगा तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था ना, छठे मॉड्यूल में देखा था, तो इसी तरह ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है दरअसल आपकी सेल्स को बढ़ाने का नाम है, जिससे आपके प्रॉफिट में, इनकम में जो है वो इजाफा होता है, ठीक है? और ये कैसे बढ़ती है? ये उस वक्त बढ़ेगी जब आप अपने फिक्स्ड एसेट जो होते हैं ना, यानी ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स कॉस्ट वाले जो एसेट होते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक चीज़ है कि ना बिल्डिंग है, ठीक है? तो उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है? उसके अंदर जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किराया जो देना है ना वो 20 लाख रुपया देना है 1 साल का। अब अगर आप उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जो कमाई जो है वो कर रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 8 लाख, 9 लाख, यानी चाहे आप किराए से ज़्यादा कर रहे हो, चाहे कम कर रहे हो, आपको जो फ़िक्स है ना कॉस्ट उसकी, वो आपने क्या देनी है? फ़िक्स देनी है। तो इस चीज़ का नाम फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है? यानी ऑपरेटिंग लिवरेज इस तरह से बढ़ेगा, वो कहता है आपकी सेल्स और जो प्रॉफ़िट है ना उसका, सेल्स के बढ़ने से इस तरह से बढ़ेगा जब आप कॉस्ट जो होती है ना आपकी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। तो ये जो फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है ना, जो आपके फ़िक्स्ड एसेट पे लगती है, उसको आप क्या कर देते हो? फ़िक्स करते हो, यानी ऐसे एसेट को इस्तेमाल करते हो जिनके ऊपर कॉस्ट फ़िक्स रहती है, ठीक है? इस चीज़ का नाम ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी वो आपकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने में आपके जो है वो बिज़नेस को आगे लेके जाएगा। और दूसरी तरफ क्या था भला? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट, ठीक है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, नहीं, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये लफ्ज़ याद रखना है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। और दूसरी तरफ क्या कहोगे? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स होने का मतलब एसेट के ऊपर है, और जो फिक्स्ड फाइनेंशियल सोर्स, ये मतलब कॉस्ट है ना, उससे मुराद है कि आपने ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं फाइनेंस के जिनके ऊपर कॉस्ट जो है वो आपको फिक्स देना पड़े। तो इससे वो कहता है इन दोनों चीज़ों को इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर आप अपने प्रॉफिट वेल्थ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की, उसका प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है ना, वो आप क्या करोगे? इन्हांस कर लोगे, इंक्रीज़ करोगे, बढ़ा लोगे। अब ज़रा हम इसको पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिवरेज। लिवरेज से क्या मुराद है? यानी लिवर से निकला है, यानी ऐसी चीज़ जो थोड़ी फोर्स लगाने से ज़्यादा आउटपुट दे, ठीक है? या आपकी थोड़ी, मतलब कि जिसके ऊपर आप लोगों को आउटपुट देना, मतलब कॉस्ट देना पड़े, और जो उससे अर्निंग और प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें, या जहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को थोड़ा कम करके दूसरी चीज़ जो है वो, मतलब एक चीज़ को या आप कांस्टेंट कर देते हो या उसकी वैल्यू को कम कर देते हो, तो दूसरी चीज़ जो है वो, जो आपके बेनिफिट में होती है, वो तेज़ी से ऊपर जाती है। तो इस चीज़ का नाम लिवरेज है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है जी ये। लिवरेज जो है ना दो तरह के हैं। एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, पहले भी बता चुका हूँ, जब ऑपरेटिंग की बात करूँगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, उसके अंदर हमने प्रॉफिट इनकम जो है ना, उन चीज़ों को देखना होता है, कॉस्ट वगैरह जो भी होती है। और जो फाइनेंशियल लिवरेज है, तो उसके अंदर ऐसे सोर्सेज से फाइनेंस लेके आएंगे जिनके ऊपर हमने कॉस्ट को फिक्स रखना होता है या फिक्स देनी होती है कॉस्ट, ठीक है? वो डेट वाली फाइनेंसिंग होती है। और ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर पहले भी बताया कि जो आपका प्रॉफिट और इनकम वगैरह है ना, उस चीज़ को आप बढ़ाते हो क्या करके? अपने फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो कॉस्ट होती है ना,
उसको फिक्स करके, ठीक समझ आ रही है ना। यानी जो आपके एसेट होते हैं ना, तो जिनकी कॉस्ट फिक्स रहती है, जैसे मैंने बिल्डिंग या दुकान के किराए की बात की है कि जितनी मर्ज़ी कमाई करो, आपने एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो देना होती है। अब ज़रा देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ना इज़ है क्रिएटेड, वो पैदा होती है जो ऑपरेटिंग लीवरेज है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि फ़िक्स रहने वाली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, यानी ऑपरेटिंग का मुराद है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल तो हो रही है आपकी, वो वाली, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है, वो दुकान है, जो भी है वो फिक्स, मतलब डेली इस्तेमाल तो हो रही है, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट है ना वो आपने फ़िक्स देनी है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ना वो क्रिएट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। अब वो जो फाइनेंशियल लीवरेज है ना वो क्रिएट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझ ली, तो आगे वाला पूरे का पूरा मॉड्यूल जो है वो इन्हीं दो लाइनों के ऊपर है। समझ आ गई है। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ना आपका, वो कब क्रिएट होगा, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको फिक्स कर दो। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले डेली के, जिसके अंदर आपकी सेल्स बढ़ रही होती हैं, प्रॉफिट आ रहा होता है, ऐसे ऑपरेशंस की कॉस्ट को फिक्स करने का नाम जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या है कि ऐसे सोर्सेज से फाइनेंस लेके आओ जिनके ऊपर कॉस्ट आपको फिक्स देना पड़े, ठीक है। जैसा कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो फिक्स रहे जिसके ऊपर। अब आ गया यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, उसको यूज़ किया जाता है टू इन्हांस द रिटर्न, रिटर्न बढ़ाने के लिए, यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। लीवरेज इज़ ड्यू टू डेट। अब जो लीवरेज होती है ना वो डेट की वजह से होती है, ये याद रखना है। यानी कि वो बात दरअसल कर रहा है फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा है वो, कि ये जो फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर जो रिटर्न आप बढ़ा लेते हो ना, वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि आप जो है वो फिक्स कॉस्ट वाला जो है वो सोर्स ऑफ जो फाइनेंस होता है ना उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, यानी डेट को। अब डेट को जब इस्तेमाल करते हो उसका फ़ायदा ये होता है कॉस्ट कम देनी है, ठीक है। आपको पैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ज़्यादा रिटेन अर्निंग आप जो है वो करोगे, कंपनी में लगाओगे पैसा ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। जितने ज़्यादा लगाते जाओगे कंपनी ग्रो बढ़ती जाएगी। वो कहता है टू क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज। अब ये जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है ना उसको क्रिएट करने के लिए, जो कि हमने कहा है क्या होता है मेरा फाइनेंशियल लिवरेज, यानी ऐसे फाइनेंसेस जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स देना पड़ती है, यानी डेट की फाइनेंसिंग। अब मैं नेक्स्ट नहीं बताऊंगा, ये चीज़ जेन में रखनी है आप लोगों ने। टू क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज, अब मैं जब भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग लिवरेज कहूँ तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि अब ये ज़ुबान से या मुंह से जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज निकल रहा है, अब मेरे वो ऑपरेटिंग लिवरेज निकल रहा है, तो ये चीज़ें जेन में रखनी है। समझ आ रही है। टू क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज हमें ज़रूरत होती है फ़िक्स कॉस्ट की। किसकी? फ़िक्स कॉस्ट की हमें ज़रूरत होती है। इक्विटी जो है वो डज़ नॉट हैव फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो इक्विटी होती है ना उसकी कॉस्ट फिक्स नहीं होती क्योंकि वो तो तब्दील होती रहती है। इक्विटी हमें पता है कॉमन शेयर होते हैं, तो वो तो तब्दील होते हैं, उनका डिविडेंड जो है वो तब्दील होता रहता है। दरअसल उनका जो डिविडेंड है वो हमारे लिए कॉस्ट है ना, वो तो तब्दील हो रहा होता है, इसलिए इक्विटी जो है ना वो नहीं है, इट इज़ ओनली डेट। अब ये जो फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो कहता है डेट की वजह से होगा क्योंकि उनके ऊपर हमने फिक्स कॉस्ट देना होती है। अब वो कहता है डेट जो होती है ना वो जनरली हैज़ फिक्स कॉस्ट। अब जो डेट होता है ना उसके ऊपर आमतौर पे जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट दी जाती है। अब इसका मतलब हुआ कि इफ़ अगर फेम वांट्स टू क्रिएट ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका मतलब हुआ कि अगर अब जो फिर्म है कोई भी, वो चाह रही है कि उनका ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़े। क्या बढ़े? ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़े, यानी ऑपरेशनली वो इन्हांस कर रही हो, वो प्रोग्रेस उसकी बढ़ रही हो, ठीक है, ग्रोथ बढ़ रही हो ऑपरेशनली, यानी ऑपरेशंस के हिसाब से सेल वगैरह प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा हो। तो इस तरह से आप प्रॉफिट और सेल्स को बढ़ाओ कि उनके बढ़ने से कोई और जो कॉस्ट है ना वो कम से कम रहे या वो कम से कम फिक्स हो जाए। तो देन इट हैज़ फिक्स अ पोर्शन ऑफ इट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस तरह से आपको एक उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो पड़ रही होती है ना उसका जो कॉस्ट का एक पोर्शन होता है उसको फिक्स करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक बोतल बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं, 2 बोतलें 20 रुपये लगेंगे, 3 पे 3 लगेंगे। ये तो एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो तब्दील होनी है आपकी प्रोडक्शन के साथ। लेकिन एक ऐसी कॉस्ट जो फिक्स जिसको आप रख सकते हो, तो उस तरह की चीज़ों को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर लगा लो जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स रहने वाली है। मिसाल के तौर पे जैसा कि ना बिल्डिंग थी वो उसकी कॉस्ट फिक्स रहेगी। अब किराया जो देना है दुकान का मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो फिक्स रहेगी, चाहे आप 1000 बोतलें बना लो चाहे 300, वो फिक्स रहेगी। अब वो जो है ना जिसके ऊपर ये कॉस्ट को फिक्स किया जा सकता है, एक पोर्शन ऑफ ऑपरेशन जो है ना उसको आप फिक्स कर लेते हो जिसके ऊपर, तो उससे भी आपकी जो है वो जो कौन सी लीवरेज पैदा होगी, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? ऑपरेटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल नहीं, वो तो डेट की बात है, वो तो कर ली हमने। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना
उसके एक पोर्शन को अगर आप फिक्स कर देते हो, ठीक है, तो वो सेल के साथ चलो वेरिएबल कॉस्ट तब्दील हो रही है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए अब अगर वो ज़्यादा मतलब कि आपकी सेल होगी तो भई हम किराया भी ज़्यादा लेंगे, कम होगी तो कम लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो किराया जब फ़िक्स रहता है ना आपकी दुकान का, शॉप का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, जहाँ पे वो लगी होती है, तो इस तरह से आप एक पोर्शन जो है ना उसको कॉस्ट को फ़िक्स कर देते हो और जिसकी वजह से जो है वो आप ज़्यादा जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो पैदा कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नतीजा क्या निकला? वो कहते हैं लिवरेज इज़ डिपेंडेंट ऑन दी फिक्स कॉस्ट। समझ आ रही है? जो लीवरेज होता है ना, वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब फ़िक्स कॉस्ट डेट के ऊपर भी आप देते हो तब होती है, या फ़िक्स कॉस्ट जब अपने ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे होते हो तो कुछ फ़िक्स्ड एसेट के ऊपर भी फ़िक्स कॉस्ट को आप एक पोर्शन को जो है फ़िक्स कर सकते हो। अब कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ना वो अफ़ेक्ट करता है प्रॉफ़िट को, पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज दरअसल ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ी थी ना, वो यही चीज़ तो थी। ऑपरेटिंग का मतलब ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हो आप लोग, ठीक है? इनकम टैक्स वगैरह, कॉस्ट वगैरह जो पड़ रही होती है, उनको हिसाब जमा माइनस करने के बाद आप जो निकालते हो चीज़ें, तो वो ऑपरेशंस के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है ना, वो आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या करता है? असर करता है। और जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है ना, वो आपके रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो आपने जो डिविडेंड देना है ना अपने शेयर होल्डर को, उस चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है। सही है? अब वो क्या होगा भला, जब आप लोग डेट इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट आपने कम देनी है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप रिटेन करोगे बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कंपनी में लगाओगे तो और ज़्यादा ग्रो करेगी, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस चीज़ से क्या होता है भला, जब ये चीज़ बढ़ रही होती है तो जो कॉमन शेयर होते हैं ना, उनका जो रिटर्न होता है, यानी उनका जो डिविडेंड होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है इसका। अब देखो आगे टॉपिक नंबर 218 में कि हमने ना दो चीज़ें अब देखनी है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब यही मैं बार बार बता रहा था, अब ज़रा देख लेते हैं ये होती क्या है। फिक्स कॉस्ट क्या है? देयर इज़ नो कॉस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई भी कॉस्ट नहीं है दैट इज़ फिक्स्ड फॉर एवर, जो हमेशा के लिए फिक्स रहे। तो ये भी बात ठीक है, जैसे मैं कह रहा था ना बिल्डिंग का किराया आप लोगों ने एक साल में जो है वो 1000 देना है, 10,000, तो ये होता है कि हाँ उसका जो दौरानी होता है ना वो पीरियडिक होता है, यानी एक ख़ास वक्त के लिए एक ख़ास अमाउंट जो है किराए की देनी है। अगली बार अगर कोई मुआहदा होता है तो नए प्रोजेक्ट को एक नई महदूद के लिए जो है वो आप फिक्स कर देते हो। ये नहीं है कि हर रोज़ हर तीसरे दूसरे दिन तब्दील हो रहा होता है, या फिर वो आपकी प्रोडक्शन के साथ तब्दील हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। Well, the cost that does not change with the change in the level of operations। अब वो कहता है ऐसी कॉस्ट जो आपके लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी आप डेली की जो सेल्स बढ़ रही हैं आपकी, जो आप कमा रहे हो, उसके कम या ज़्यादा आपके बनाने से ना जो चीज़ जो है वो चेंज ना हो, उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का रेंट जो है वो, अब इसी जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको पीरियाडिक कॉस्ट भी कहते हैं। यानी फिक्स कॉस्ट इज़ पीरियाडिक कॉस्ट होती है, दैट इज़ इट इज़ फॉर अ ईयर, ये एक साल के लिए हो सकती है और ये वेरी करती है टाइम के साथ, नॉट विद द प्रोडक्शन। ये आपकी सेल्स वगैरह के कम या ज़्यादा, या आपकी चीज़ों के ज़्यादा या कम बनाने से तब्दील नहीं होती। अब जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है ना वो तब्दील हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो पर यूनिट जब आप चीज़ें बनाते हो तो उससे वो कम होती जाती है। देखो, मैंने जो बिल्डिंग का किराया ना 1 महीने का 100 रुपया देना था। कितना देना था? 100 रुपया। आज मैंने जो चीज़ बनाई है ना, यानी मेरी सेल जो हुई है, यानी कि 10 बोतलें बनाई हैं मैंने, उनके ऊपर मैंने जो है वो हर एक बोतल के 10 रुपए थे। तो इस तरह से 10 बोतलों का 100 रुपये आज मैंने कमाया है। तो फिक्स कॉस्ट मेरी जो है वो 100 रुपये महीने का है। तो एक बोतल वाले जो 10 रुपये हैं ना, इसका मतलब एक बोतल से मैंने 1 रुपया जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल साइड पे रख लिया, ठीक है? तो इस तरह जब वो कहता है कि अगर आप 2 बोतलें बनाओगे तो एक बोतल की जो आपने अब 1 रुपया साइड पे रखा था ना, जब 2 बोतलें बनाओगे तो वो कम हो जाएगी। पर यूनिट जो आपकी कीमत थी ना, वो डिवाइड जब हो रहा होगा टोटल किराया, पहले वो 10 रुपये पे डिवाइड हो रहा था महीने में कितना पड़ रहा था? 1 बोतल के लिए वो 10 रुपये। अब वो अगर 20 बोतलें बना रहे हो तो वो जो किराया होगा वो ज़्यादा यूनिट के ऊपर जब डिवाइड होगा तो पर यूनिट जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। समझ आ रही है? यानी जितने ज़्यादा अगर बोतलें बनाते जाओगे आप लोग तो पर यूनिट के ऊपर जो किराया डिवाइड हो रहा होगा वो थोड़ा-थोड़ा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये बात है, जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है ना वो चेंज होती है। इफ़ वी पे, अगर हम पे करते हैं 100 रेंट रुपया रेंट, और प्रोड्यूस कर रहे हैं हम 100 यूनिट, तो पर यूनिट जो है ना 1 रुपया पड़ रहा है। इसका मतलब अगर हम 200 यूनिट जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट हम अगर कर दें तो इसका मतलब है वो 1 रुपये की बजाय अब की बार 100 यूनिट होंगे ना, तो 1 यूनिट पे पहले 1 रुपया पड़ रहा था, अब जो है यूनिट 200 है, तो 1 यूनिट के ऊपर वो किराया जो तकसीम हो रहा होगा उसमें से कितना कमीशन जाएगा? 1 यूनिट के ऊपर बिल्डिंग के किराए का 0.5, ये लगा लो ज़हन में, ठीक है?
तो एज सेल प्रोडक्शन आर या फिर ऑपरेशन इंक्रीज, जैसे कि आपकी सेल की प्रोडक्शन बढ़ती हैं या ऑपरेशन बढ़ते हैं तो उसके साथ आपका जो पर यूनिट होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब है जी वेरिएबल कॉस्ट, वो कहता है इट अगर फ्लैक्चुएट, वो कहता है इट फ्लैक्चुएट सॉरी, तो ये फ्लैक्चुएट करता है, बदलता रहता है प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट तब्दील होगी। द कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ ऑपरेशन, ये वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ ऑपरेशन के साथ तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कॉस्ट है एक चीज़ को, मतलब इफ़ अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट या 10 यूनिट, वो कहते हैं 10 यूनिट के ना प्रोड्यूसिंग कॉस्ट जो है ना वो 100 रुपया है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट अगर जो है वो पर यूनिट जो है वो 20 यूनिट अगर आप बना रहे हो तो उसके ऊपर कितनी पड़ेगी, 200। भाई एक बोतल बनाने पे, यानी ये लगा लो कि एक बोतल 100 बोतलें बनाने पे 20 रुपये आते हैं खर्चा, तो 200 बोतलें बनाने पे कितना आएगा, 200, 20 और 20 40 रुपये आएगा ना। तो वो यही कह रहा है कि 10 यूनिट बनाने पे आपको 100 रुपया खर्चा आया, तो 20 यूनिट बनाने पे 200 आएगा। तो इस तरह हर एक यूनिट के साथ जो है वो आपकी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ रही हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि अगर ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसका आपके जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आपका क्या होता है, असर पड़ेगा। क्योंकि जो मार्जिन होता है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो बराबर होता है सेल में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। तो आपकी सेल फॉर एग्जांपल हुई है 1,000 रुपया, उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये आई है तो आपको 900 रुपया प्रॉफिट हो गया, यानी मार्जिन आ गया आपका, ठीक है। अब अगर आपकी जो सेल है वो है आपकी 1,000 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो बनाने की कीमत भी आपकी उतनी ही हो 1,000, तो 1,000 में से 1,000 जाएगा तो फिर तो ज़ीरो हो गया, तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका ज़ीरो आएगा। तो ऐसी सूरत वो कहता है पैदा नहीं करनी आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों ने ऐसे मतलब कि ना ऑपरेशन के ज़रिए वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना उसको कम से कम रखना है ताकि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा आए, ठीक है। क्योंकि वो सेल में से माइनस होनी होती है ना वेरिएबल कॉस्ट, जो कि तब्दील होती है, वेरी करती है। तो इस तरह वो कहता है पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो तब्दील नहीं होती। कैसे नहीं होती भाई, 10 बोतलें बनाने पे 10 रुपये लग रहे हैं तो 20 बोतलें बनाने पे 20 रुपये लगेंगे, 30 बोतलें बनाने पे 30 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से ये वो तब्दील हो रही है, नहीं हो रही ना। तो हर एक यूनिट के ऊपर जो उसकी एग्जैक्ट कीमत है ना उतनी ही आएगी। हाँ, यूनिट की तादाद बढ़ेगी तो कॉस्ट जो है वो भी तब्दील हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डज नॉट चेंज, वैसे पर यूनिट के हिसाब से तब्दील नहीं होती। ओवरऑल वैसे तो ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ ज़्यादा होगी, तो वो अलग बात है, समझ आ रही है। इसी तरह वो कहता है कि टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट पैदा करने के लिए आप लोग फॉर एग्जांपल 2 रुपये लगा रहे हो, अगर 2 यूनिट पैदा करने हैं तो 4 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये बात जो है वो सामने आई है कि पर यूनिट जो हमें पड़ रही है ना चीज़, वो 2 ही पड़ रही है, ठीक है। तो आगे देखो, अब आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इट्स सिग्निफिकेंस। कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी अहमियत क्या है। आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है ना, आपका जो प्रॉफिट आया है, आपकी जो पैसे आए हैं उसमें से आपने अगर माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को, उसकी कॉस्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा भला, CM यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, जो कि बराबर होता है नेट सेल में से, यानी रेवेन्यू भी कह दिया जाता है इसको, नेट सेल को रेवेन्यू ही है इसका मतलब, इसको इनकम भी कह दिया जाता है, नेट इनकम जो आती है आपकी, ठीक है। उसमें से अगर आप टोटल वेरिएबल एक्सपेंस निकाल दो ना तो वो आपके पास जो है वो CM आ जाएगा, उसको हम रेवेन्यू माइनस VC यानी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। और ये जो फार्मूला है ना वो पर यूनिट के हिसाब से है, ठीक है। यानी पर यूनिट इतनी सेल हुई है और पर यूनिट जो आपको वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है ना वो इतनी पड़ी है, तो आप ये लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट वाला। अब आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ CM। CM की सिग्निफिकेंस देख लो क्या होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ CM से क्या मुराद है कि ये जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है ना, इसकी अहमियत क्या है। वो कहते हैं वेन जब फिल्म गोज अबव, ऊपर जा रही होती है ना, वो मतलब तरक्की कर रही होती है, तो इट्स लेवल टू प्रोड्यूस एंड सेल इट इनकर वेरिएबल एज एडिशनल कॉस्ट। वो कहते हैं जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है ना भाई, आप ज़्यादा मतलब कि चीज़ों के लेवल को पैदा कर रहे हो, तो इट ये इनकर इससे पैदा होती है वेरिएबल कॉस्ट भी एज एडिशनल कॉस्ट के तौर पे बढ़ रही होती है, समझ आ रही है। वो तो पता ही है आप लोगों को कि जब एक चीज़ बनाने पे 1 रुपया लग रहा है, 2 चीज़ बनाओगे 2 रुपये लगेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी ना उसी तरह से मतलब क्या होती है, तब्दील हो रही होती है साथ साथ, तो एडिशनल कॉस्ट भी पड़ती है आप लोगों को। अब वो कहता है रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, अब कई फैसले जो होते हैं ना उसके करने के लिए भी आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हो। कैसे फैसले भी देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना यानी CM इज़ है एडिशनल प्रॉफिट होता है विच इज़ अबव नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जो होता है, ठीक है, उसको आप
कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हो, जो एक लेवल से ज़ायद जो है ना वो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको कहते हैं। एडिशनल प्रॉफिट का नाम क्या है? एक नॉर्मल लेवल से ज़ायद जो होता है उसका नाम सीएम है। सो टू एक्सेप्ट अ डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन, तो इस तरह से आप जब भी कोई यानी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो उस चीज़ का डिसीजन उस वक्त एक्सेप्ट करोगे कि अगर आप एक सर्टन रेवेन्यू जो है ना वो इज़ है अफेक्टेड या अफेक्ट टू अस विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट द सीएम इज़। तो वो कहते हैं इस चीज़ का इन्हिसार आपकी सीएम की वैल्यू के ऊपर होगा कि वो कितनी आ रही है। अगर आपका सर्टन रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप एडिशनल रेवेन्यू कमा रहे हो, तो उसका जो है वो आप पे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहे हो। तो वी यूज़ एडिशनल रेवेन्यू, इस तरह से हम जो एडिशनल रेवेन्यू होता है ना उसको यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वी कंपेयर करते हैं अब इसको सीएम को, ठीक है। इनके जो आपका एडिशनल रेवेन्यू आता है ना जो आपने कमाया होता है उसको आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना उसके साथ कंपेयर करोगे, ना कि प्रॉफिट के साथ, ये याद रखना है। अब एडिशनल प्रॉफिट जो होता है ना, एडिशनल एक्टिविटी यानी इन एनी एक्टिविटी इज़ सीएम, यानी जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटी करोगे ना, जितनी ज़्यादा आप सेल बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका एडिशनल प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी उससे। अब सीएम रेशो क्या होती है? ये फार्मूले सारे याद होने चाहिए आप लोगों के A to Z। सीएम रेशो से मुराद है द रेशो ऑफ सीएम एंड रेवेन्यू। देखो जब सीएम रेशो की बात करेंगे ना तो सीएम को ऊपर रखेंगे, बटे के अंदर हम सेल रख देंगे। इन दोनों चीज़ों का जो ये है ना रेशो, उसको आप क्या कहते हो? सीएम रेशो। सीएम रेशो से मुराद है सीएम बटा सेल, और वेरिएबल रेशो से मुराद है वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल। ये याद रखते हैं। सीएम रेशो बराबर हो गया सीएम बटा सेल, तो सीएम रेशो बराबर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल जो है वो 500। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना दरअसल सीएम वो बराबर किसके होता है भला? सीएम बराबर होता है सेल माइनस रेवेन्यू, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट की, ये भी याद रखना है। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ मोर एंड मोर सीएम दैट मेयर वी इज़ लेस। अब वो कहते हैं ये बेहतर है कि आपके पास सीएम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका मतलब है कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कम से कम होगी। तो सीएम और वेरिएबल कॉस्ट फिर क्या होते हैं? वो कहता है अगर वीसी रेशो अगर मालूम करना चाह रहे हो ना आप, वीसी रेशो यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो उससे मुराद है कि 1 में से, यानी 1 से मुराद है 100% में से आपने जो सीएम की रेशो है ना वो माइनस कर देनी है। और अगर आप सीएम निकालना चाह रहे हो तो 1 यानी 100 में से वीसी रेशो जो है ना यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशो उसको निकाल दो। तो ये बात है, सीएम के अंदर 1 में से आपने वीसी को निकाल देना है और वीसी की रेशो के अंदर आप लोगों ने 1 में से सीएम रेशो को निकाल देना है। तो इन दी अबव एग्जाम्पल, इस ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर वी हैव सीएम रेशो, वी कैन कैलकुलेट वीसी। अब हम जो है वो वीसी मालूम कर सकते हैं। तो सीएम रेशो उसने बता दी थी जो ऊपर हमने निकाली है। सीएम रेशो देखा नहीं है आप लोगों ने? सीएम रेशो बराबर होती है सीएम बटा सेल के, तो वो 40% आई है। अब 1 यानी 100 में से 40 निकालोगे तो 60% वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। अब आ गया जी, अगर आप ये काम कर रहे हो यानी कि जो आप चाह रहे हो, अब मैं फाइनेंशियल लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना उसके थ्रू अपनी वैल्यू ऑफ द फिर्म जो उसको बढ़ाता हूँ, अपना वेल्थ जो है ना, प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ा रहा होता हूँ, रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में बढ़ाता हूँ, एडिशनल सेल जो है ना वो बढ़ती हैं अगर मेरी, तो वो कहता है क्या ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या है? अब इसको ज़रा देख लेते हैं। वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो आपको मुनाफा होता है ना ही लॉस। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसी कंपनी का जो ना लॉस दे रही हो ना ही प्रॉफिट हो? फिर आपने क्यों पैसा लगाया हुआ है? और वो कौन सी कंपनी होती है जो इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर लेती हैं और उनका अक्सर मकसद जो है वो खिदमत होता है? समझ आ रही है? जैसे कई जो फलाही इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उनका मकसद होता है कि बस वो इदारा अपने ही एक्सपेंसेस उठाता रहे, तो दैट्स इनफ। सही है, तो उससे कोई वो ज़्यादा मतलब कि उनसे उन्होंने कोई दिली तौर पे ना उनसे कोई प्रॉफिट तो कमाना नहीं होता, वो तो फलाही इदारे होते हैं, तो इस तरह से वो काम कर रहे होते हैं, बाकी हम पढ़ते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे ही मतलब कि पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अब ये क्यों मतलब ऐसा होता है कि फिर इससे क्या होता है? वो कहता है ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इनके लिए बड़ी होती है। ये किस चीज़ को तरजीह देते हैं? सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, कि अपने आप को सिर्फ ये कहते हैं कि बरकरार रखो वही बहुत है, कि वो अपना वजूद कायम रखे हुए है ना अगर कोई भी इदारा, तो उसके लिए वही काफ़ी है, हमें प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फॉर नॉन कमर्शियल फिल्म, ऐसी फिल्म जिनका मकसद प्रॉफिट नहीं होता, जैसे कि एनजीओज़ होती हैं कुछ, उनके लिए वो कहता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होती है ना, अपने आप को बरकरार रख लेना ही इंपॉर्टेंट होता है।
वेयर जहाँ दे नो वो जानते हैं दैट के दे डू नॉट नीड एक्स्ट्रा फंडिंग, उनको कोई एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत ना पड़े। समझ आ रही है, बाहर से ना लेना पड़े पैसा। तो वो अगर कंपनी इतना ही कमा रही है जितना उस पर लग रहा है तो वो भी बहुत है, वो कहते हैं। अब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, दरअसल CM होता है, उससे मुराद दरअसल आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है। क्या होती है? फ़िक्स कॉस्ट होती है। तो ये बात इसका मतलब जहन में आज मेरे आई है, और ये मुझे भी अभी पता चला कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, उससे मुराद दरअसल फ़िक्स कॉस्ट होती है। समझ आ रही है क्या बात हुई? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमने कहा है कि आपका जो ये पूरे का पूरा सिस्टम चलना है ना, ये चलना है फ़िक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल जो है ना, उनको देखते हो आप लोग। तो भाई जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो बराबर होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से वेरिएबल तो निकल गया, तो फिक्स कॉस्ट फिर किधर गई? दरअसल जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही तो बचती है। यानी एक कंपनी है कि बिजनेस है, वो चल रहा है, उसकी डेली की ऑपरेशन जो वो चीज़ें बना रहा है और बेच रहा है, उससे उसके पास आ रही है सेल। ठीक है, अब ये तो बात साड़ी पे होगी। एक जो पोर्शन है ना उस बिज़नेस का, वो हमने देख लिया कि सारे का सारा सिस्टम जिसके अंदर चीज़ों को लेके आना, बनाना, बेचना, पैसे जनरेट करना, ये सेल्स जो है ना, ये सारे का सारा सिस्टम हो गया। अब ये काम जो किया है उसने, उसके ऊपर सारे का सारा जो कॉस्ट आएगी ना, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो चलो उस में से हमने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दी, 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब जो बिल्डिंग थी ना, जिसके अंदर वो चीज़ लगी हुई थी, काम कर रही थी, जिसके ऊपर आप लोगों ने किराया देना था, वो थी फिक्स कॉस्ट, वो रह गई थी। अब ये जब तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो फिर हमारे पास जो है ना वो एक असल जो है रिजल्ट सामने आ जाता है। तो इस चीज़ से ये बात साबित हुई कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, जो बच जाती है ना चीज़ फिक्स कॉस्ट, वही तो वो चीज़ है। हम दरअसल अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, और फिक्स कॉस्ट एज हमारी सेविंग आती है, एडिशनल सेल के तौर पे वो बची होती है, बच जाती है। समझ आ रही है? यानी फिक्स कॉस्ट जो थी ना, वो मैंने देना था 1,000 रुपये एक महीने के बाद। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने अब इस में से ना, सेल में से टोटल आपने अपना वो भी निकाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, टोटल सेल जितनी भी थी, अब जो बच बच गया ना, चीज़ बच गई आपके पास सेल में से, जो वेरिएबल को निकाल दी, वो आपके पास फिक्स कॉस्ट बच गई है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो है जो आपने अब उस बिल्डिंग के ऊपर जो है ना वो देना है, उस बिल्डिंग का किराया वगैरह सारा कुछ ये देना है। इस चीज़ का नाम अब फिक्स कॉस्ट रह गया। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप लोग फिक्स कॉस्ट का नाम दोगे। तो अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी जाए, वो कहता है क्या निकाल दी जाए, फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी जाए, तो वो बराबर ज़ीरो आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बचा हुआ था आप लोगों के पास, उसमें से अगर आप वो फिक्स कॉस्ट निकल गई तो इसका मतलब पीछे तो कंपनी ज़ीरो पे खड़ी हो जाएगी। देखो, सेल आई सारी की सारी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट सबसे बड़ी कॉस्ट लगती है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट लगती है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी लग गई, फिक्स कॉस्ट भी लग गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चीज़, मेरे पास प्रॉफिट हुआ है जी, मेरे पास प्रॉफिट हुआ है जी 1,000 रुपये का। ठीक है, और मैंने उसके ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट मेरी आई है ना, यानी उस चीज़ को बनाने पे, सेल्स पे, आज की सेल पे, वो 500 रुपये आई है। तो इसका मतलब है 500 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, 1,000 की सेल हुई है, तो मैं अगर वो 1,000 में से 500 निकाल दूँ वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी रह गया 500। अब ये जो 500 रुपये रह गया ना, अब वो मैंने महीने के बाद वो फॉर एग्जाम्पल एक 500 रुपये जो है वो मैंने किराया भी देना है बिल्डिंग का। तो वो जो किराया भी देना, वो भी अगर उस सेल में से मैं निकाल दूँ तो फिर 500 में से 500 गया, बाकी रह गया ज़ीरो। तो इससे मुराद हुआ कि अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना, उसमें से फिक्स कॉस्ट जो है वो निकाल दी जाए तो वो ज़ीरो के बराबर होती है, और हमेशा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो फिक्स कॉस्ट के ही बराबर होता है। इस तरह से वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो पैदा हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, उसका सेल का फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज। यानी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो, और बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज जो है ना, उसका नाम ब्रेक इवन पॉइंट की सेल के हिसाब से, अगर आप जो ना ये देख लो, सेल के जब अंदर कन्वर्ट करोगे ना इसी फार्मूले के आप, तो ऊपर तो आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट को ज़रब दे दोगे सेल के साथ, तो सेल के ऊपर जितनी फिक्स कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी। तो बटे में हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज किसके बराबर होती है भला? सेल माइनस रेवेन्यू के बराबर होता है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका। तो इस तरह से जो ऊपर सेल को ज़रब देने से और नीचे जो है ना वो इसको एक्सपेंड कर दे, अगर हम जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला दरअसल बराबर होता है सेल माइनस वेरिएबल के, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट के अंदर अगर हमने निकालना है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। और अगर आप लोगों ने सेल की सूरत में, यानी पैसों की सूरत में, रुपीज़ की सूरत में, अगर आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है,
तो वो फिक्स्ड सेल को ज़रब दोगे सेल के साथ और बटा कर दोगे सेल माइनस वेरिएबल में से, तो आपके पास डॉलर या जो अमाउंट है ना रुपीज़ की सूरत में वो आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट की सूरत में निकालना है तो फिर आप डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे सी एम के साथ, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। तो सी एम किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। अब आ गया ब्रेक इवन का चार्ट देख लो। देखो सबसे पहले तो वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो इधर दिए हुए हैं उसने कुछ, ठीक है। वो कहता है शुरू के अंदर क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हो ना तो यूनिट मौजूद है, और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ वाई एक्सेस पे जाते हो तो उसके ऊपर जो पैसे लग रहे हैं ना, कॉस्ट आ रही है, वो है। देखो कहते हैं शुरू के अंदर तो आपका जो टी सी होता है ना, पहले तो एफ सी देख लो, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो पता ही है आप लोगों को, फिक्स रहती है। बिल्डिंग का किराया जो मतलब कि 0 पॉइंट पे था ना, वही आपके 120 पॉइंट तक भी यहाँ तक भी आने पे वही रहेगा। मिसाल के तौर पे 1000 से थोड़ा सा ऊपर है ये वाली जो ब्लू लाइन है, तो 1000 से थोड़ा सा ऊपर होने का मतलब है कि 1500 लगा लो, ठीक है, उसका किराया, तो वो 1500 ही रहेगा, इधर फिक्स को सेम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि जो आपकी है ना ये जो टोटल रेवेन्यू, जो आपका टोटल रेवेन्यू जो नहीं जो आपने कमाया होता है, वो कमाना जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपने कहा है वो सेम रहेगा। तो वो जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, का मतलब है 20 के ऊपर 1000, 40 के ऊपर 2000, 60 के ऊपर 3000, तो ये सेम रहेगी चीज़। तो इस तरह शुरू के अंदर जब आपकी कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट वो क्या होती है, वो पड़ रही होती है मतलब लॉस की सूरत में जा रही होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी टोटल रेवेन्यू होता है ना वो कम होता है, ठीक है। और जो कॉस्ट है ना उसके अंदर आपकी टोटल जो कॉस्ट होती है ना वो भी पड़ रही होती है, और साथ में ही आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी पड़ रही होती है। जब फ़िक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पड़ेगी ना शुरू के अंदर, तो उस वक्त आप लॉस में जा रहे होंगे। लेकिन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है ना वो नीचे रह जाती है, और जो टोटल जो कॉस्ट थी ना, टोटल कॉस्ट जो थी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, और साथ में जो रेवेन्यू है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट और जो आपकी रेवेन्यू होती है ना वो बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो। अब अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट से आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। जो येलो लाइन ऊपर चली गई है, जहाँ पे आप जो है वो टोटल कॉस्ट है वो कम पड़ रही होती है, तो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपका टोटल जो कॉस्ट होती है वो कम होती है आपके टोटल रेवेन्यू से, तो उसको आप जो है वो प्रॉफिट की सूरत में मानोगे। और जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाती है उसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो। वहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब देख लो सेलिंग प्राइस जो है ना वो 60 यूनिट पर आरएस दी हुई है। अब ब्रेक इवन पॉइंट जब यूनिट में निकालोगे ना आप लोग, तो वो में क्या था बोला फार्मूला कि फिक्स कॉस्ट बटा सेल माइनस रेवेन्यू। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, एक 1575, ये मैं निकाले जा रहा हूँ, BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट बता रहा हूँ मैं। तो वो किसके बराबर होता है यूनिट भाई? वो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट बटा CM के। तो CM बराबर होता है सेल माइनस रेवेन्यू के। पहले आप सेल माइनस रेवेन्यू निकाल लो, तो 60 वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, सॉरी, तो 60 माइनस 25 करोगे तो 35 आ गया। अब आप लोग करोगे फिक्स कॉस्ट बटा CM, तो CM 35 आया ना, सेल माइनस रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट जब किया। तो अब आप करोगे 1575 तकसीम 35, तो आप लोगों के पास 45 जवाब आ जाएगा। अब आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना डॉलर यानी रुपीज़ में। तो डॉलर या रुपीज़ का क्या फार्मूला था? फिक्स कॉस्ट ज़रबे सेल बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट ज़रबे सेल करोगे तो इसका मतलब है 60 ज़रबे 1575 करोगे पहले आप, और उसको डिवाइड कर दोगे किस में से, सेल माइनस वेरिएबल में से, यानी कि 60 माइनस 25 यानी 35 से। अब आप लोगों ने पहले 60 ज़रब 1575 करना है, उसका जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा आप लोगों के पास ये 2700 रुपया। अब जो टोटल अगर कॉस्ट निकालना चाह रहे हो तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट जमा फिक्स कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1575 फॉर एग्जांपल, और वो 25 है, या दोनों उल्टी हैं तो मैंने बोल दिया, तो वो 1600 आ गया। अब आ गया कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस। अब ये जो चीज़ है ना वो हमने बात की है कि फ़िक्स के वो कॉस्ट के बढ़ाने से आपका जो ज़ाहिर है वो कहता है इससे आपकी कॉस्ट पे भी असर पड़ता है। जो अब ये जो चीज़ थी ना हमारी, जो हमने पूरे का पूरा तज्ज़िया किया है, इसके अंदर हमने देखना अब कि ये आपके कॉस्ट जो है वो इसके अंदर अमल दखल कर रही थी। आपका वॉल्यूम बढ़ता है अगर, मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, उससे भी मतलब कि आपका जो है वो असर होता है। और एक प्रॉफिट है कि अगर ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो उसके साथ आपके रेवेन्यू यानी प्रॉफिट जो है ना उसके अंदर भी रद्द-बदल आता है। तो ये 3 जो चीज़ है ना, इनका अब तज्ज़िया करेंगे हम। उस तज्ज़िये को नाम दिया जाता है CVP,
एनालिसिस कहते हैं, यानी कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस इसको कहा जाता है। सीवीपी एनालिसिस के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, मरूजी आ सकती है, पता होना चाहिए। सीवीपी इंक्लूड, वो कहेगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, या वो कहेगा कॉस्ट वॉल्यूम पीपल, या वो कहेगा कॉस्ट और वेरिएबल और प्रॉफिट। इस तरह उल्टी सीधी चीज़ें वो डालेगा। तो 3 चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट शामिल होता है सीवीपी के अंदर। अब वो कहते हैं सीवीपी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट इज़ दी अमाउंट। अब ये कॉस्ट है ना, ये अमाउंट होती है दरअसल। अब देखो कॉस्ट जो पड़ती है ना, वो अमाउंट है जो आपने प्रोड्यूस करने पे लगाई है, ये कॉस्ट है। और वॉल्यूम से मुराद वो नंबर है यूनिट के जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, ये भी बात ठीक है। और वो कहता है वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कम होती चली जाएगी, ठीक है, और जिससे आपका टोटल जो कॉस्ट है ना पर यूनिट वो भी कम होगी। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आप लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो हमने कहा था कि प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट वो कम होती है। जब फिक्स कॉस्ट कम होती है तो टोटल जो कॉस्ट होती है ना पर यूनिट वो भी कम होती चली जाएगी। समझ आ रही है? उसके बाद वो कहते हैं प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। दरअसल प्रॉफिट से मुराद आपका जो रेवेन्यू आया उसमें से कॉस्ट के निकाल देने का नाम है। तो ये तीनों चीज़ों का पता चल गया। कॉस्ट दरअसल वो अमाउंट है जो लगी है किसी चीज़ को बनाने में। वॉल्यूम दरअसल वो तादाद है जो आपने बनाई है। कॉस्ट दरअसल डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस है कॉस्ट और रेवेन्यू का। अब सीवीपी एनालिसिस क्या कहता है, वो कहते हैं सीवीपी एनालिसिस जो है वो एक वे है, एक तरीका है टू फाइंड आउट, इस चीज़ को मालूम करने का कि हाउ चेंजेस इन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट अफेक्ट आवर फर्म प्रॉफिट। कि किस तरह से आपकी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, जिसके अंदर आपने कहा है कि आपकी जो ये कॉस्ट है, वॉल्यूम, प्रॉफिट वगैरह है, अब इनके साथ जुड़ी हुई है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो किस तरह आपकी प्रॉफिट जो है ना वो फिल्म का उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो इन 2 चीज़ों को दरअसल जो है ना तज्ज़िये का नाम वो सीवीपी कहलाता है। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर सीवीपी के अंदर, यानी कॉस्ट वॉल्यूम और ये जो प्रॉफिट है ये किससे बदलता है भला, ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से बदलता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अफेक्ट होने का नाम जो है ना वो एक फिल्म जो है ना उसकी प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट करता है। अब सीवीपी एजम्पशंस, कौन कौन से एजम्पशन थे जो मफरूज़े थे जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। फिक्स्ड सेलिंग प्राइस, सबसे पहले तो ये है कि जब सीवीपी आप करते हो ना उसके अंदर आप जो सेलिंग प्राइस है ना वो फिक्स रहती है, ठीक है। अब वो कहता है पर यूनिट जो प्राइस होती है वो डज नॉट चेंज। अब जाहिर है जब आप एक एक चीज़ बना रहे हो ना उसकी कीमत 10 रुपये है, 2 चीज़ें बनाओगे तो 20 होगी ना भाई। वो कहता है इस तरह से जो सेल करने की जो फिक्स्ड जो है ना प्राइस, सेलिंग प्राइस वो फिक्स रहेगी, यानी पर यूनिट जो प्राइस है ना वो डज नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होती। दूसरे नंबर पे कॉन्स्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है ना जो आपने बिल्डिंग किराया देना है वो फिक्स रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी सेलिंग प्राइस भी फिक्स रहेगी और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी फिक्स रहेगी, यानी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब वो कहता है आखिर में तीसरे पॉइंट पे कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ कॉन्स्टेंट। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट थी ना पर यूनिट, ये भी क्या रहती है, फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। भाई एक अंडे की कीमत 1 रुपया है, 2 की कीमत 2 रुपये, 3 की कीमत 3 रुपये, तो एक अंडे के ऊपर जो लगने वाली अमाउंट है वो 1 रुपया फिक्स कॉन्स्टेंट है ना। तो पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, जो एक अंडे के बनने पे 1 रुपया लगेगी, 2 अंडों के बनाने पे 2 रुपये आएगी, 3 अंडों के बनाने पे 3 रुपये आएगी, तो इस तरह से जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रहती है ना वो भी कांस्टेंट रहती है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो होती ही कांस्टेंट है, और जो सेलिंग प्राइस है ना हर एक यूनिट की वो भी फिक्स रहती है। बात सही कह रहा है वो। सबसे पहले ये तीनों चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब आ गया जी कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस। ज़रा हम करके देखते हैं कि प्रॉफिट की इक्वेशन जो है ना उसके ज़रिए हम देखते हैं। देखो प्रॉफिट की जो इक्वेशन है ना वो कहती है कि प्रॉफिट बराबर होता है हमारा जो आर यानी रेवेन्यू है ना उसमें से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी TVC वो निकाल दें, और उसमें से हम FC यानी फिक्स कॉस्ट भी निकाल दें। तो ये दोनों कॉस्टें निकालने के बाद रेवेन्यू में से जो हमारे पास पर अमाउंट बच जाएगी ना वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। यानी ये प्रॉफिट की इक्वेशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, R इज़ इक्वल टू TVC माइनस FC। यानी R से मुराद है रेवेन्यू, TV से मुराद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और FC से मुराद है टोटल फिक्स कॉस्ट, और P से मुराद है प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट की इक्वेशन जो है ना वो किस तरह बनाओगे आप लोग, इसके अंदर हमने देखा था 3 चीज़ें हमने देखनी है। नंबर 1 SP यानी सेलिंग प्राइस,
जो कि क्या रहती है, फिक्स रहती है। नंबर 2, जो ऊपर एजप्शन देखे थे क्या था भला, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये भी दूसरा पॉइंट था, यानी PUVC से मुराद पर यूनिट, यूनिट की तादाद यहाँ पे है ना, क्यू वो ज़रब खा रहा है दोनों तरफ। उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो थी ना वो भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो उसकी इक्वेशन यो जो है ना, यो SP ज़रबे पीस क्यू से मुराद है कि सेलिंग प्राइस ज़रबे क्यू, यानी जो आपका क्वांटिटी है वो माइनस इंटू PUVC ज़रबे क्यू माइनस FC आप करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस थी 50 और यूनिट की तादाद जो क्यू है माइनस पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो 30 रुपये है और उसकी जो यूनिट की तादाद है वो क्यू है और जो फिक्स कॉस्ट है ना वो आपकी 20,000 रुपये रही है या 2 लाख। अब अनदर परस्पेक्टिव अगर हम देखें ना इसको कैलकुलेट करके, तो अगर हम क्यू निकालना चाहें तो हमारे पास जो क्यू की अमाउंट आएगी वो 1 लाख रुपया या ये आ जाएगी, ठीक है। अब उसको हम एक तरफ लेके जाते हैं, बाकी क्यू अगर निकालें तो 15,000 यूनिट जो है ना वो आ जाएगा। तो ये वो कहता है कि क्या है 15,000 यूनिट, अरे दिस इज़ व्हाट CVP एनालिसिस इज़, ये वो CVP एनालिसिस है जो दैट इज़ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, हम बजाय कैलकुलेट करने के प्रॉफिट के हम एक गिवन अमाउंट में से ना उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम में से वॉल्यूम या क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब अगर हमारे पास सूरत हाल हो ब्रेक इवन वाली, जहाँ पे हमने कहा था कि हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होता है और कॉस्ट भी ज़ीरो होती है, तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि हमारा जो कॉस्ट होता है ना, प्रॉफिट जो है उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50 यूनिट है सेलिंग प्राइस, ज़रब क्यू क्वांटिटी है, उसको माइनस करना होता है हमने वेरिएबल कॉस्ट में से और माइनस करना होता है फिक्स कॉस्ट में से। तो फिक्स कॉस्ट तो 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट वो 30 है और जो सेलिंग प्राइस जो है ना, यानी रेवेन्यू जो है फॉर एग्जांपल आपका वो कितना है, 50 है। अब देख लो कि वो जो प्रॉफिट था ना हमने बराबर मालूम कर रहे थे हम, वो कह देते हैं हम ज़ीरो है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट आपका ज़ीरो होता है, तो उसको अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो फिर हमारे पास यूनिट आएंगे 10,000। यानी ये जो क्यू जो है ना वो 10,000 आपकी बार आया है अगर हमने उसका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो रख दिया है। तो इससे क्या मुराद हुआ, इससे मुराद हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़ीरो होता है वो उस वक्त आएगा जब आपकी क्वांटिटी जो है वो 1,000 यूनिट तक या 10,000 यूनिट तक पहुँचती है। यानी 10,000 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना और ये फिक्स कॉस्ट इतनी रखते हो, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 30 रहती है, तो 50 यूनिट जब आप पैदा कर रहे होते हो तो उस वक्त वो कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो पैदा हो रहा होता है वो 10,000 यूनिट के ऊपर होता है। अगर आप 10,000 यूनिट से आप ज़्यादा बनाओगे क्वांटिटी तो उससे आपका फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यानी वो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है 10,000 यूनिट का जहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट और जो टोटल रेवेन्यू था ना, TR और TC, वो क्या हो गए थे ग्राफ में जैसे बराबर हो गए थे। अब आप आ जाते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज पे। ऑपरेटिंग लिवरेज पहले भी बता चुका हूँ, दरअसल आपके प्रॉफिट यानी उसको बढ़ाने का नाम है। किस वजह से, सेल्स के बढ़ने से। और सेल जब बढ़ती हैं तो जाहिर है उसके साथ एक कॉस्ट होती है जिसको हमने वेरिएबल कॉस्ट कहा है, वो भी जो है वो उनके साथ पर यूनिट के हिसाब से ये जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट थी ना जिसको हमने मार्जिनल कॉस्ट भी कहा था, अब वो जो है ना कहता है कि इस तरह की आप लोग जो है ना वो कॉस्ट इन्वॉल्व करते हो जिनकी जो कॉस्ट है कुछ पोर्शन जो फिक्स रहे, ठीक है। इस चीज़ का नाम जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। यानी आप ऑपरेटिंग लिवरेज वाली सूरत हाल उस वक्त ही पैदा कर पाओगे जब आप कुछ जो पोर्शन होता है ना आपकी कॉस्ट का उसको फिक्स कर लेते हो। समझ आ रही है। तो यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल टू इन्हांस द रिटर्न, जो इन्हांस कर देता है रिटर्न या प्रॉफिट को। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है जी, ऑपरेटिंग लिवरेज है ना ये, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना उसको हम देखेंगे। वेर द कॉस्ट, वो कॉस्ट जो इनकर्ड, जो मतलब पैदा होती है टू ऑपरेट करने के लिए या रन करने के लिए एक बिज़नेस को, जिसके अंदर उसकी कॉस्ट शामिल होती है सेल्स की, सेल्स जनरल जो होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर तमाम तरह की छोटे मोटे डेली जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना उनके अंदर लगने वाली कॉस्ट को आप ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कहते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस को ऑपरेट करने में आपकी मददगार साबित होती है। उसमें सेल होती है, उनके ऊपर कॉस्ट आती है, ठीक है। आप चीज़ें बना रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद जनरल कुछ आम जो कॉस्ट होती है वो पड़ रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को आप लोग जो है वो तनख्वाहें वगैरह छोटी मोटी देते हो, वो भी कॉस्ट होती है। SG&A भी उसको कहा जाता है। ये एक्सपेंसेस तमाम तरह के आपके जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कहलाते हैं। अब इसके अंदर वो कहता है आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है ना वो शामिल नहीं होती। ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इसके अंदर शामिल नहीं होती। फाइनेंशियल कॉस्ट
जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल नहीं होती। उसके बाद कहता है ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, फिर ऑपरेटिंग लिवरेज यानी OL, कहते द यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी ऐसे ऑपरेशंस की कॉस्ट जो फिक्स आप लोग कर सकते हो, तो उनका इस्तेमाल जो है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर लो, यानी आप जब अपना मतलब ऑपरेट कर रहा है ना बिजनेस, उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है, एक वेरिएबल और एक फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वाले कंपोनेंट को अगर आप बढ़ा लोगे तो उससे आपका प्रॉफिट इन्हांस हो जाएगा। और वो क्या होते हैं, वो आपकी बिल्डिंग वगैरह ऐसी चीज़ें यानी कि आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं जिनको आप कॉस्ट को फिक्स कर लेते हो कि मैंने डेली आपका किराया जो है ना वो नहीं बदलना, रोज़ाना नहीं बदलना कि मैं आप लोग कहो कि मैं डेली इतनी प्रोडक्शन करूँगा तो इतना किराया दूंगा बिल्डिंग का, इतनी नहीं भाई नहीं, मैं इसको फिक्स रखूँगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों के कॉस्ट फिक्स कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। हाउ डज़ OL वर्क, अब ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो कैसे वर्क करता है, वो कहता है, आप गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट आ सकते हैं, मरूजी भी आती हैं यहाँ से। वेन वी आर अ सर्टन कंपोनेंट, वेन जब वी हम हैव रखते हैं एक सर्टन कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना उसके अंदर एक हम खास जो है ना कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट के वो होते हैं हमारे ना ऑपरेटिंग लिवर कॉस्ट में, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर तो वो कॉस्ट सारी आ गई ना, सेल वगैरह की, जनरल वगैरह ये वाली। तो कहते हैं इन कॉस्टों के अंदर कुछ ऐसी भी कॉस्ट है जो आप फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट कहलाते हैं, और जब हम उनको इंक्रीज़ करते हैं ना, प्रोडक्शन बढ़ा रहे होते हैं, तो इसके रिज़ल्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो सेम रहती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है प्रोपोर्शनली। तो इस तरह से सेल जब होती है ना ज़्यादा होगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि वैन जब वन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, जब एक कॉस्ट का एक कंपोनेंट आपका फिक्स रहेगा ना, तो वो नॉट प्रोपोर्शनल टू सेल, वो सेल के प्रोपोर्शनली तब्दील नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह रेवेन्यू जो होता है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन दी ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना वो रेवेन्यू के इंक्रीज होने से तब्दील नहीं होती। तो एट हायर लेवल ऑफ सेल एंड रेवेन्यू, इस तरह ज़्यादा रेवेन्यू और सेल बनाने पे, सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है ना इवन मच हायर, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, इट इज़ मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज। तो ये जो है ना उनकी तवक्कुआ से भी ज़्यादा बढ़ के आ रहा होता है। तो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो पीरियाडिक कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, जिसका मतलब होता है ये हर यूनिट के साथ तब्दील नहीं होती। फिक्स कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है, कम होती है, पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो रही होती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है ना वो रोज़ तब्दील नहीं होती, वो पीरियडिक तब्दीली है, साल डेढ़ 2 साल का बाद जो मुआहदा हुआ होता है उसके बाद तब्दील होनी होती है। वहीं जब प्रोडक्शन इंक्रीज, जब आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो उससे पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कम होती जाती है। यानी कि 100 यूनिट बनाने पे 100 रुपया मिला है, तो 100 रुपया आप लोगों ने देना था ना, ठीक है, किराया, तो वो तो सारे का सारा चला गया। लेकिन अगर आप 200 यूनिट बना रहे हो तो फिर आप लोगों को जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी ना वो 1 रुपये की बजाय 0.5 आएगी, कम होती जाएगी ना। यानी हर एक यूनिट के ऊपर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो, यूनिट की तादाद ज़्यादा होगी तो हर एक को जो मतलब कॉस्ट पड़ेगी ना वो कम 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 आएगी, कम कम मिलेगी। ठीक है, अब वो कहता है हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट को आप हाई कर देते हो तो उससे हाई ऑपरेटिंग लिवरेज पैदा होगा, यानी कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ के आएगा। यानी आप ऐसी कॉस्ट जो है ना कंपनी के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसा मतलब कि मतलब वो बनाओ, प्लान बनाओ कि जिससे आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट को फिक्स कर लो। समझ रही हो, ऐसे मुआहदे करो जिनके अंदर आप चीज़ों की कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन की तब्दीली के साथ ना दो, बल्कि आप लोगों को ये फिक्स कर दो बस। तो इस चीज़ से आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो बढ़ती है, यानी फिक्स कॉस्ट वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना उनको बढ़ाने से मुराद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट रखो, कॉस्टें रखो जो फिक्स रहें। अब है जी फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज किस वजह से होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे लेके आओ जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स देना पड़े, तो वो क्या होंगे, वो डेट होती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज हमेशा किस वजह से पैदा होती है, सोर्स ऑफ डेट जो है ना उसके बढ़ाने से। वो कहता है यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहे फाइनेंस के ऊपर, यानी फाइनेंशियल कॉस्ट की वो किस्म जिसके ऊपर कॉस्ट फिक्स रहे, वो इसलिए होती है टू इन्हांस द रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर, यानी जो इक्विटी होल्डर है ना उनकी रिटर्न को बढ़ाने के लिए होती है। समझ आ रही है, यानी शेयर होल्डर का रिटर्न जो है ना उससे बढ़ जाएगा जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, डेट बढ़ाओगे आप लोग। तो हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है भाई, वो कहता है हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज, जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग जो है वो कमाना चाहते हो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, कम होती है।
ठीक है, तो उससे आपका जो है वो और ज़्यादा बढ़ के प्रॉफिट आएगा, कंपनी ज़्यादा अमाउंट रिटेन करेगी, ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करेगी, तो इससे जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज पैदा होगा। वो कहता है फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज़ होता है विद डेट के साथ, बिकॉज क्योंकि फाइनेंशियल जो कॉस्ट होती है ना, वो कंसिडर की जाती है कि वो परसेंटेज के हिसाब से वो कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो फिक्स देना पड़ेगा। वेन वो इंक्रीज़ आवर डेट, जब हम डेट बढ़ा लेते हैं अपना, फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और इस तरह से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो बढ़ जाता है। और जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी अर्निंग पावर की निस्बत, यानी जो कि आपने किन को देनी होती है, पॉजिटिवली फाइनेंशियल फिगर जो है वो बता रही होती है। यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना भाई, वो आपकी जो फाइनेंशियल लिवरेज पे होती है ना, वो फिक्स कॉस्ट देनी होती है आपने डेट के ऊपर। तो जब डेट की फिक्स कॉस्ट देनी है तो इसका मतलब हुआ आपने देना कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो। जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे तो आपने जो देना है डिविडेंड यानी शेयर होल्डर को रिटर्न, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है वेन, जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना पैसा, उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो देन कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी गोज़ अप। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, इक्विटी का रिटर्न बढ़ जाता है। ये क्या कह रहा है भला? वो कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि ओवरऑल जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, यानी डेट और इक्विटी को मिला के की हुई है, अगर वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है आप लोगों के पास, किसकी निस्बत? आपने जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना है उसकी निस्बत आपके पास कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा है। यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, यानी कि आपने जो डेट देना है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो कम है, लेकिन कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, यानी कि जो डिविडेंड देना है आप लोगों ने अपने शेयर होल्डर वगैरह को, वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ जब डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना, यानी कि जो शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होगा वो बढ़ जाएगा, गोज़ अप, ऊपर चला जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ज़्यादा होने से मुराद है कि आपका जो रिटर्न है ना वो ज़्यादा है और जो डेट के ऊपर कॉस्ट जो है वो कम है, और जिसकी वजह से आपका जब डेट के ऊपर कॉस्ट कम दे रहे हो रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो इससे मुराद है कि आपका जो डिविडेंड है ना, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी को जो रिटर्न देना है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से आपका फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी आपका बिजनेस तेज़ी तेज़ी से बढ़ रहा होगा। अब हमने मालूम करनी है जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब पहले ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल की नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं? ऑपरेटिंग की। तो ऑपरेटिंग लिवरेज दरअसल किस चीज़ का है, क्या होता है भला? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट में क्या होती है चीज़ें? सेल्स वगैरह। तो हम सेल्स को ज़रा ना ईबीटी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बात है बस। कहता है हाउ टू मैयर ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे मैयर किया जाता है? वो कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना, DOL, वो कहते हैं जस्ट लाइक अ थर्मामीटर होती है, या आप उसको यार्ड स्टिक कह लो, कि उसके ज़रिए आप जो है वो अपने उस जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो कितना है, इस चीज़ का जो है वो मैयर करते हैं। वो कहता है हायर इज़ द DOL, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, यानी कि फिक्स एसेट वाली जो मतलब चीज़ें थी ना, सेल्स वगैरह बढ़ा ली आप लोगों ने, फिक्स एसेट को कॉस्ट जो है ना, फिक्स कॉस्ट वाले जो एसेट थे उनको बढ़ा के आप लोगों ने अपना जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क है। ज़ाहिर है जब आप DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो बढ़ाओगे, तो आप लोगों का मकसद है कि आपका प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है। जब कोई चीज़ तेज़ी से आपको प्रॉफिट दे रही है तो उसके अंदर रिस्क भी बढ़ जाता है, ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क, ये जहन में रखना है। DOL से मुराद है, इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी कि सेल की निस्बत ईबिट में कितनी तब्दीली आई है। अब ये जो ईबिट होता है ना उससे मुराद है बिफोर इंटरेस्ट फिगर, अभी इस इंटरेस्ट नहीं निकला इसमें से। तो ये जो DOL अगर रुपीज़ में निकालना चाह रहे हो आप लोग पैसों की सूरत में, तो ईबिट को ज़रब दे दो, जमा कर दोगे आप फिक्स कॉस्ट को। सही है, ईबिट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी अगर आप जमा कर दोगे तो उसको डिवाइड कर दोगे ईबिट के साथ। तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज चेंज ईबिट बटा परसेंटेज चेंज सेल। और अगर रुपीज़ में निकाल रहे हो तो ऊपर भी ईबिट बटे में भी ईबिट, लेकिन साथ में ऐड कर देना है FC यानी फिक्स कॉस्ट को। तो ये DOL जो 2.6 आया है। अब इससे क्या मुराद है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करोगे कि ये 2.6 क्या है? अगर दिस इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन, ये एक अलामत है, ये हमें इशारा देता है दैट विद 1% चेंज इन सेल, कि सेल में 1% तब्दीली आने से आपका जो प्रॉफिट है ना वो 2.6 गुना बढ़ जाएगा। सही है, तो 10% सेल अगर इंक्रीज़ होगी तो 26 गुना बढ़ जाएगा।
तो अगर आप यूनिट में निकालना चाह रहे हो ना DOL, तो इसका फार्मूला भी ये तीसरा फार्मूला आया है यहाँ पे। पहले वाला था ईबिट बटा सेल, दूसरा था ईबिट बटा ईबिट, लेकिन ऊपर प्लस FC कर देना है। अब आखिरी वाली जो फार्मूला है ना इसका DOL का यूनिट के अंदर, वो है Q बटा Q माइनस QE BE, यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, उसकी क्वांटिटी को आप निकाल दो अपनी टोटल क्वांटिटी में से और उसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, तो आपके पास DOL यूनिट की सूरत में आ जाएगा, यानी Q बटा Q माइनस QE QBE। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को फार्मूलों का। अब अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो फाइनेंशियल लिवरेज है ना, वो कहता है हाउ टू मैयर फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे मैयर करोगे। वो कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, दरअसल DFL, वो एक मैयर होती है फाइनेंशियल लिवरेज को। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या था भला, मैंने कहा था कि आप लोगों को डेट की अमाउंट बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट जो है ना वो आपको फिक्स देना पड़ता है। तो इसलिए जब ये जो चीज़ें होती है ना, फाइनेंशियल लिवरेज का मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट बढ़ाना आपका, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू देती है आपको, कि आपने कितना अर्न किया है पर शेयर के हिसाब से। तो इस तरह से जो परसेंटेज चेंज इन EPS बटा परसेंटेज चेंज इन ईबिट, उसके ऊपर था ईबिट, इधर नीचे बटे में है, उसके बटे में सेल था, इसके बटे के अंदर जो है वो, इसके बटे ऊपर जो है वो EPS है। तो इसका मतलब हुआ उसकी जो बनी थी ना DFL की इक्वेशन, वो थी ईबिट बटा सेल, और इसकी बनी है वो क्या है भला, EPS बटा ईबिट। अगर हम इन दोनों को ज़रब दें तो ईबिट से ईबिट कैंसिल हो जाएगा, तो EPS बटा सेल आ जाएगा। तो वो आगे जाके बताता हूँ किस तरह टोटल लीवरेज का जो है वो हासिल ज़रब होता है दोनों चीज़ों का। अब वो कहते हैं जो DFL अगर हम निकालना चाहें, अब उसके साथ इसकी दूसरी जो शक्ल देखें वो बनेगी ईबिट बटा ईबिट, लेकिन उधर ऊपर जैसे हमने जमा किया था ना FC को, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को। समझ आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया था दूसरे पॉइंट के अंदर, यहाँ पे जो है रुपीज़ में हमने निकाला था, तो ईबिट बटा ईबिट, तो यहाँ पे भी ईबिट बटा ईबिट है नीचे वाली के, लेकिन वहाँ पे हम माइनस कर देते हैं बटे में इंटरेस्ट को, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में FC को। ठीक है, ये फार्मूले छोटे छोटे हैं, याद होने चाहिए। EPS बटा ईबिट हो जाता है। अब ये EPS है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको ईबिट भी, तो ये ईबिट बटा ईबिट माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि आपने ये जो करवानी होती है ना फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डेट की होती है, तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है उसको माइनस कर देते हो आप लोग ईबिट में से। तो अगर आप रुपीज़ में निकालना चाहो तो अब अगर तो यूँ आएगा कि ईबिट बटा ईबिट माइनस आई, यानी इंटरेस्ट, माइनस इंटू कर देते हो PD बटा 1 माइनस D, यानी जो प्रीफर्ड शेयर होते हैं ना उनका डिविडेंड भी आपने फिक्स देना होता है, तो इस वजह से वो भी आपको इसके अंदर ही कंसिडर करोगे कि वो भी फिक्स कॉस्ट वाली जो है वो सोर्सेज होते हैं, इसी तरह जैसे आपके डेट होता है। तो उसको आप कैसे करोगे कि जो प्रीफर्ड शेयर का जो डिविडेंड होता है ना, उसके ऊपर आप लोगों को 100 में से माइनस कितना टैक्स देना पड़ा है, ठीक है, टैक्स रेट जो है वो आप माइनस कर देते हो। तो ये भी फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए रुपीज़ के अंदर। तो DFL बराबर हो जाएगा इस तरह से जो निकालोगे आप लोग, तो 3.75। इसकी क्या करोगे इंटरप्रिटेशन, कि 1% अगर आपकी ईबिट चेंज होती है ना बटे वाली चीज़, तो उससे आपकी ऊपर वाली चीज़ जो है ना यानी EPS वो 3.75 चेंज होती है। तो DFL ये 3.75 हमें ऊपर वाली की परसेंटेज बताता है बटे के लिहाज से। अब देखते हैं हम टोटल लीवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल लीवरेज दरअसल होती है चेंज इन EPS विद रेफरेंस टू दी चेंज इन सेल। तो ये क्या मुराद है, इससे मुराद है कि दोनों को ज़रब दे दो भाई, जो DOL आया था ना उसको DFL से ज़रब दे दो। तो जब आप लोग करोगे ईबिट बटा सेल ज़रबे EPS बटा ईबिट, तो ईबिट से ईबिट ज़रब एक, क्योंकि बेटे में ईबिट है, एक के न्यूमरेटर में ईबिट है, दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो परसेंटेज चेंज इन EPS बटा परसेंटेज चेंज इन सेल आ जाएगा। तो वही ये बात कर रहा है, चेंज इन EPS विद रेफरेंस टू दी चेंज इन सेल आ जाएगा। तो सेल्स टू ईबिट ऑपरेटिंग लिवरेज कंपोनेंट होते हैं, जबकि ईबिट टू, यानी कि जो ईबिट होता है ना सेल के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज में होता है, और फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर आप EPS यानी प्रॉफिट जो है ना उसको देखते हो आप लोग ईबिट के साथ। तो टोटल जो लिवरेज होता है ना वो इन दोनों को क्या होता है, ऐड करने से आएगा या ज़रब देने से, ज़रब देने से आएगा, ऐड करने से नहीं आएगा, याद रखना है। टू वे टू ऐड, अब इनको वो कहता है हाउ टू मैयर टोटल लिवरेज, कैसे हम निकालेंगे दोनों का हासिल ज़रब, कंबाइन कर देंगे इफेक्ट ऑपरेटिंग का और फाइनेंशियल लिवरेज का। तो प्रोडक्ट जो होगा ना DOL और DFL का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा DTL बराबर होता है परसेंटेज EPS बटे, ये कैसे आया भला, DOL और DFL को ज़रब दिया तो वो आ गया। अब अगर ये डायरेक्ट अमाउंट दी होंगी तो यूँ निकाल लोगे। तो DTL बराबर अगर रुपीज़ में निकालना चाह रहे हो तो एक के ऊपर जो था ना वो ईबिट प्लस FC बटा ईबिट था ना, तो इसके बटे में ईबिट था, और दूसरा जो था ये जो ईबिट माइनस आई माइनस PD1 माइनस T था, इसके ऊपर ईबिट था, तो ऊपर वाली अमाउंट के बटे में ईबिट था और नीचे वाली अमाउंट के ऊपर ईबिट था, ईबिट से ईबिट ज़रब दे दोगे तो रुपीज़ के अंदर दोनों दो फार्मूले थे उनका हासिल ज़रब इस तरह बन जाएगा।
यानी ईबिट प्लस एफसी बटा ईबिट माइनस इंटरेस्ट बटा पीडी इंटू 1 प्लस माइनस टी हो जाएगा। पता होना चाहिए, याद करो ज़ुबानी, ठीक है ना, किसी ने आके आप लोगों को याद नहीं करवाने, खुद याद करो लिख लिख के। उसके बाद आ गया टोटल लीवरेज, जो इस तरह से निकाल लोगे आप लोग। अब वो कहता है 1% चेंज अगर आपकी ईपीएस में आती है ना, तो उसी हिसाब से आपकी जो सेल है ना उसके अंदर 9.75% जो है ना ईपीएस में तब्दीली आएगी अगर आपकी सेल में तब्दीली हो रही है, क्योंकि सेल बटे में है ना, तो बटे वाली चीज़ हम 1% के हिसाब से लेके चलेंगे कि अगर नीचे वाली चीज़ में 1% तब्दीली होती है तो ऊपर वाली में जो जवाब आया होता है वो बयान करनी होती है। यानी DTL 9.75 आया है तो हम ऊपर वाली को वो तस्वर करेंगे, क्योंकि जो हमेशा देखो ना, जो DTL बराबर है वो बराबर है ईपीएस बटा सेल्स के। तो ईपीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DTL के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेल के। तो आप लोग कहोगे सेल में जो तब्दीली है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तब्दील होती है इतने परसेंट, यानी जो DTL का जवाब आया उस हिसाब से ईपीएस के साथ। अब आ गया रिस्क एंड लीवरेज। वो कहते हैं रिस्क से मुराद है अनसर्टेनिटी, किसी चीज़ के अंदर जो है वो गैर यकीनियत। अब प्रोबेबल जो होता है ना, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आप लोगों ने जो तवक्का किया होता है ना रिजल्ट, उससे कितना हट के आपका जवाब आ रहा है, इस चीज़ का नाम क्या है, रिस्क है। उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं और वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। अब रिस्क एंड लिवरेज जो है ना वो क्या है, वो कहता है कि लेवल इन्हांस रिटर्न। लिवरेज से आपका जो है ना रिटर्न तो इन्हांस हो रहा है, बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब डिग्री ऑफ जो लिवरेज है ना वो क्या बताएंगे हमें कि तीनों की तीनों जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आपका रिस्क बढ़ जाएगा, जिससे आपका रिटर्न बढ़ेगा। सही है। तो टाइप ऑफ लिवरेज कितनी तरह की होती है, DOL होती है, DFL होती है और DTL होती है। वो कहते हैं थोड़ी सी भी तब्दीली अगर आप DOL किसकी क्या चीज़ थी DOL में, DOL में हमने कहा था कि अपने सेल को देखना होता है, समझ आ रही है, और प्रॉफिट जो है ना उसको कंपेयर करते हैं। तो सेल में तब्दीली जो है थोड़ी बहुत भी वो प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकती है, सबब बन सकती है तब्दीली का। और DFL के अंदर हमने क्या किया था कि हमने कहा था प्रॉफिट के अंदर तब्दीली जो है ना, क्योंकि प्रॉफिट हम ईपीएस को कहते हैं ना, ईपीएस के अंदर जो तब्दीली है ना वो बहुत बड़ा सबब बन सकती है। समझ आ रही है, ये देख लो, ईपीएस के अंदर तब्दीली का सबब बन सकता है अगर प्रॉफिट में तब्दीली होती है थोड़ी बहुत। अब देखो DTL है ना, टोटल लिवरेज था, वो था कंपेयर था सेल और ईपीएस का। अगर सेल में अगर थोड़ी बहुत भी तब्दीली हुई तो ईपीएस में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तीनों चीज़ों का बस पता होना चाहिए कि DOL के अंदर आप लोगों ने सेल को प्रॉफिट के साथ और नीचे वाली के अंदर प्रॉफिट को ईपीएस के साथ, और सबसे नीचे वाली में सेल्स को ईपीएस के साथ कंपेयर करना है। ये था मॉड्यूल नंबर जी आपका जो है वो, ये पूरे का पूरा आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, वेरिएबल कॉस्ट उनके फार्मूले पता होने चाहिए, टोटल लिवरेज क्या है, अलग-अलग भी फार्मूले पता होने चाहिए, रुपीज़ में, यूनिट में, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल लिवरेज का पता होना चाहिए, एक चीज़ बढ़ेगी कैसे दूसरी के ऊपर इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मतलब आखिरी मॉड्यूल के अंदर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।